अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सारे खैरियत से होंगे। तो चैप्टर नंबर चल रहा है 5 और उसका लेक्चर नंबर 3 है और मैं अली आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ऑक्साइड्स। तो बेटे ऑक्साइड्स पढ़ने आज हमने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फ्लोरीन का जो एक ऑक्साइड हमने स्टडी करना है दैट इज ट्राई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन। और अगर मैं इसकी थोड़ी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं तो बेटे ये दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पर डिफरेंट तरह से एग्जिस्ट करता है। जब आपके पास टेम्परेचर 350 सेल्सियस तक होता है तो ये रेडिश ब्राउन सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन जब टेम्परेचर इससे बढ़कर 363 सेल्सियस तक जाता है तो यही आपके पास एक रेड लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जो कि काफ़ी ज़्यादा विस्कस होता है। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके पास हो सकता है। इसको बनाया कैसे जाता है? इसको बनाने का तरीका ये होता है कि आप रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन का और फ्लोरीन का, ठीक है। और ये जो रिएक्शन होता है ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हमें चाहिए एट हाई टेम्परेचर, और उसके रिजल्ट में फिर ये ऑक्सीजन और फ्लोरीन आपस में टूटते हैं और इनके टूटने से फिर आपके पास ये ऑक्साइड बनता है दैट इज O3F2। बेसिकली इसकी इक्वेशन तो नहीं है बुक में, लेकिन अगर आप बनाना चाहें बना सकते हैं, और अगर आप बैलेंस करना चाहें तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3 ऑक्सीजन। तो ये इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज की प्रेजेंस में आपके पास ये प्रिपेयर किया जाता है, इसका रिएक्शन होता है। अब ये फर्दर आपके पास डिकम्पोज भी हो सकता है अगर आप इसको मतलब फर्दर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज देंगे। तो यही आपका जो O2F3 है, अगर मैं इसको कर लिख दूं तो मेरा बेटा ये डिकम्पोज होकर ऑक्सीजन भी दे सकता है। मतलब अगर मैं इसी को लूँ, ये 2 लिख देता हूँ इसके साथ, अगर मैं 2O3F2 अगर ये इसको दोबारा से इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज किया जाए, जब ये बन जाए तो दोबारा इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज का रिजल्ट ये होता है कि इसमें से एक ऑक्सीजन लॉस हो जाता है। तो मतलब आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ पे O2। तो जब यहाँ से एक ऑक्सीजन निकल गया, एक मतलब 2 मॉलिक्यूल है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, चले ऐसे नहीं लिखते, कि आपके पास ये था कुछ, तो एक ऑक्सीजन इधर से निकल गया, एक ऑक्सीजन इधर से निकल गया, तो O2 बन गया। तो फिर बाकी क्या बच गया? बाकी आपके पास बच गया O2F2 दैट इज डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। तो आपके पास ये इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है अगर हम इसको फर्दर डिकम्पोज करें या फिर इसको फर्दर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज दें। तो मतलब इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज से ये बड़ा ही अनस्टेबल है, इसको आप दोबारा इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज नहीं देंगे। सिमिलरली अगर इसको दोबारा इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज दें ऐसे हो सकता है। एक और काम ये कर सकता है, वो क्या है कि अगर हम इसका रिएक्शन करवा दें किसके साथ? फ्लोरीन के साथ। मतलब आपके पास ये था O3F2, अगर मैं बेटा इसका मैं रिएक्शन करवा दूं फ्लोरीन के साथ तो ये फिर आपके पास टूट जाता है, ये टूट जाता है। तो मतलब 2 O3F2 के मॉलिक्यूल हैं, जब ये फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो ये बना देता है O2F2, मतलब फिर से ये टूट के उसी ऑक्साइड के अंदर जाता है दैट इज ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। तो यहाँ भी आपके पास टोटल 3 हो जाएंगे। तो आप देख लें दोनों तरफ ऑक्सीजन बैलेंस हो रहे हैं, ठीक है। मतलब फ्लोरीन आगे इसको तोड़कर किसमें कन्वर्ट कर देगा? उसके किसी दूसरे ऑक्साइड में, वही काम करेगा जो कि इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ने किया था, ठीक है। तो ये आपके पास हो गई इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी थी बेसिकली। तो इसके आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट हैं, या फिर वो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज की प्रेजेंस के साथ क्या होता है, या फिर फ्लोरीन के साथ रिएक्शन किस तरह से ये करता है। तो ये आपके पास ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, बाकी नहीं। और यूजेस की अगर बात करें तो इसका कोई यूज़ दिया नहीं गया तो हमें पढ़ने की क्या जरूरत पड़ी या नहीं पढ़ेंगे। दूसरी बात, दूसरा जो आपके पास है वो है क्लोरीन। क्लोरीन के मेरे बेटा 2 ऑक्साइड्स जो हैं वो हमारी बुक में हैं। एक है ClO2 क्लोरीन का डाइऑक्साइड, और एक आपके पास Cl2O7। चलो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ClO2 दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं इसकी प्रिपरेशन के मेथड। असल में जो ClO2 है ये एक गैस है, पेल येलो कलर होता है, पानी के अंदर सॉल्युबल है, और ये पैरामैग्नेटिक है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करती है। अब इसको किससे बनाया जाता है बेटे? इसको बनाया जाता है, इसके बेसिकली 2 मेथड हैं। अगर मैं यहाँ पे पहला मेथड डिस्कस कर दूँ इसको बनाने का तो वो क्या होगा उसको जरा देख लेते हैं। बेसिकली इसको बनाया जाता है बाय यूजिंग अ सॉल्ट दैट इज NaClO3। अब NaCl3 जब आयोनाइज होगा तो ये होगा इन द फॉर्म ऑफ Na पॉजिटिव और ClO3 नेगेटिव। तो यहाँ पे मैं सिर्फ ClO3 नेगेटिव ही लिखूंगा, ठीक है। अब जब आप मतलब ClO3 नेगेटिव लें, और मैं ये 2 लिख लेता हूँ, तो बेटे इसका जब हम रिएक्शन करवाते हैं ना, किसी भी जगह से क्लोरीन लेके आए, मतलब क्लोरीन का कोई सोर्स ले आए आप क्लोराइड्स आयन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ सम एसिड H पॉजिटिव H पॉजिटिव H पॉजिटिव H पॉजिटिव,
तो मैंने एसिड को शो करने के लिए 4 F पॉजिटिव लगाए। फिर बेटा जब इसका रिएक्शन हम करवाएंगे ना तो फिर उसके रिजल्ट में आपके पास क्या होगा, ये ज़रा सुनिएगा ध्यान से। बेटे होना ये है कि यहाँ से ये जो 2Cl2 हैं ये मिलेंगे और ये बना देंगे आपके पास यहाँ पे Cl2 की गैस। ठीक है, समझ आती है बात। अब बाकी क्या, बाकी एक ऑक्सीजन यहाँ से इन दो मतलब हाइड्रोजन के साथ मिलेगा, मतलब ये 2 हाइड्रोजन जो हमने एसिड यूज किया वो वहाँ से यहाँ इस कंपाउंड से एक ऑक्सीजन निकाल लेंगे, तो ये क्या बना देंगे फिर H2O। सिमिलरली ये जो अगले 2 हाइड्रोजन है ये यहाँ से एक ऑक्सीजन निकाल लेंगे, ठीक है ना, इससे YeO3 से, तो मतलब हमारे पास बन जाएंगे 2H2O, टोटल 2 वाटर मॉलिक्यूल बन गए ड्यू टू एसिड। तो बाकी फिर हमारे पास क्या बच गया, जब इस ClO3 से एक ऑक्सीजन निकल गया, इस ClO3 से एक ऑक्सीजन निकल गया, तो फिर आपके पास पीछे बच गया पीछे बच गया ClO2 जो कि 2 बनेंगे। तो ये बैलेंस भी होगी इक्वेशन और हमें समझ में आ गया। तो ये इसकी प्रिपरेशन का पहला मेथड है कि जब आप NaClO3 को रिएक्शन करवाते हैं किसी क्लोराइड आयंस के साथ, वो किसी भी फॉर्म में साल्ट की फॉर्म में भी लिया जा सकता है लाइक NaCl, और इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो उसके रिजल्ट में आपके पास रिएक्शन होता है जिसमें क्लोरीन गैस इन्वॉल्व होती है, मतलब इवॉल्व होती है, वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं और आपके पास ये ऑक्साइड बनता है। तो ये प्रिपरेशन का जो मेथड है ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास इसका जरूरी नहीं है एक ही मेथड हो, इसके और भी बहुत सारे मेथड जिनसे हम इनको प्रिपेयर करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक सेकंड मेथड आपके पास क्या है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। आप अगर KClO3 ले लें, लाइक आई वांट टू टेक KClO3 मतलब NaClO3 ले लें, KClO3 ले लें। अब बेटे जब इसका रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, H2SO4 के साथ, तो H2SO4 के साथ जब इसका आप रिएक्शन करवाते हैं तो फिर उसका यहाँ पे ये हमें 2 चाहिए। ठीक है, तो फिर बेटे बड़ा सिंपल सा रिएक्शन होता है। बड़ा सिंपल सा रिएक्शन क्या होता है कि आपके पास यहाँ से ये जो K होता है इस SO4 के साथ मिलता है और बना देता है K2SO4, और यहाँ से ये जो हाइड्रोजन होते हैं ऑक्सीजन लेते हैं और बना देते हैं क्या, H2O। इसको बैलेंस नहीं करना, वैसे समझा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं सिर्फ KClO3 के साथ H2SO4 को लेकर रिएक्शन करवाऊंगा तो रिएक्शन होगा एक्सप्लोसिव, धमाके वाला, तो उसको अवॉइड करने के लिए फिर रिएक्टेंट के अंदर हम एक और चीज ऐड कर देते हैं, दैट इज ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4। ये ऑक्सैलिक एसिड इसको जरा थोड़ा सा रोक देता है रिएक्शन को एक्सप्लोसिव होने से। तो फिर वही बात कि यहाँ से 2 पोटाशियम इस SO4 के साथ मिले, K2SO4 बना दिया, यहाँ से 2 हाइड्रोजन ने एक ऑक्सीजन निकाला और एक वाटर मॉलिक्यूल बना दिया। ठीक है, अब जाहिर सी बात है यहाँ पे 2 KClO3 थे, तो दूसरा आपके पास क्या होगा, दूसरा ऑक्सीजन कौन निकालेगा, ये 2 हाइड्रोजन, तो ये 2 हाइड्रोजन यहाँ से ऑक्सीजन निकालेंगे और आपके पास बना देंगे 2H2O। तो देखो जब KClO3 के 2 मॉलिक्यूल से हर मॉलिक्यूल से एक एक ऑक्सीजन निकल गया तो पीछे क्या बचेगा, पहले ClO3 था, अब ClO2, तो मतलब आपके पास साथ के बन जाएंगे 2 बन जाएंगे ClO2। ठीक है, तो दिस वन इज द सेकंड मेथड। इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है कि एक्सप्लोसिव होने से बचाने के लिए हम क्या ऐड करते हैं, दैट इज H2C2O4, दैट इज कॉल्ड ऑक्सैलिक एसिड। समझ आ गई बात। तो दीज आर द 2 मेथड, दीज आर शॉर्ट क्वेश्चन, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपके पास आ जाते हैं। ओके, अब ये जो आपके पास ऑक्साइड है ClO2, इसके बहुत सारे यूजेस हैं, लाइक इसको हम एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज़ करते हैं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं, एंटीसेप्टिक है ये। ओके, और इसके अलावा इसको हम यूज़ कर सकते हैं ब्लीचिंग में। ठीक है, क्योंकि क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं तो इसको ब्लीचिंग में यूज़ किया जाता है। किसकी ब्लीचिंग में, सेलुलोज की। ठीक है, मतलब पेपर बनाते वक्त इसको हम एज अ ब्लीचिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। इसी तरह से इसको हम यूज कर लेते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर के अंदर अगर क्लोरीन चला जाए तो सारे जर्म्स वगैरह को किल कर देता है। तो क्लोरीन का कोई भी कंपाउंड है मोस्ट ऑफ द टाइम उसको आप क्लोरीनेशन के लिए यूज कर सकते हो, मतलब प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर के लिए यूज कर सकते हो। तो इसके ये एक इंपॉर्टेंट 3 यूजेस भी आपके पास आ गए। तो दिस वन इज ClO2। अब आपके पास एक ऑक्साइड बाकी है क्लोरीन का, दैट इज Cl2O7। ठीक है, ये ऑक्साइड की कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं दी गई, लेकिन बेसिकली ये भी आपके पास एक ये असल में अगर मैं कहूँ तो ये आपके पास एनहाइड्राइड है। अगर हम लिखना भी चाहें तो असल में ये एक एनहाइड्राइड है। एनहाइड्राइड किसका है, एनहाइड्राइड है एक एसिड का, दैट इज कॉल्ड एज परक्लोरिक एसिड।
असल में पर क्लोरिक एसिड के जब दो आपके पास मॉलिक्यूल्स आमने सामने आते हैं तो अपने वाटर लॉस करते हैं और उसके रिजल्ट में आपके पास ये Cl2O7 बनता है। पर क्लोरिक एसिड का जो फार्मूला होता है वो होता है HClO4। अब इसी से इसकी प्रिपरेशन करके दिखाएंगे हम, इसको कैसे हम मतलब प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलें इसकी प्रिपरेशन भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ जाती है, इसको भी करते हैं। तो इसको करते हैं ब्रैकेट को क्लोज ताकि हमारे पास नीचे वाला लगा होता है। अच्छा, अब इसका रिएक्शन कैसे करवाएंगे हम, मैं लिख लेता हूँ HOClO3, HClO4 को लिख रहा हूँ HOClO3 और दूसरे HOClO4 को भी मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ। बेटे जब हम इसको रिएक्शन करते हैं, इसका रिएक्शन करवाते हैं किसी डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ ताकि इसमें से वाटर निकल जाए एट वेरी हाई टेम्परेचर, लाइक टेम्परेचर यहाँ पे हम रख लेते हैं 240 सेल्सियस, ठीक है, हाई टेम्परेचर है ये काफ़ी। तो बेटे इतने ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेकर जब हम इसके पास आते हैं तो इसमें से वाटर लॉस हो जाता है, ये इसमें से वाटर लॉस हो जाता है। और वाटर कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, कौन अपने साथ मिला लेता है, ये P2O5, दैट इज योर डिहाइड्रेटिंग एजेंट। चलिए इसको तो बाद में देखते हैं। तो पीछे बच गया 2 क्लोरीन है, 6 ऑक्सीजन ये और एक साथ, तो टोटल कितने हो गए 7। तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा ये ऑक्साइड दैट इज योर Cl2O7। आती है बात समझ में, ठीक है ना। अब बाकी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन P2O5 के साथ मिलके आपके पास एक एसिड बना देते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 फास्फोरस हैं, 2 ही हाइड्रोजन है, तो आपके पास एसिड भी कुछ ऐसे ही बनेंगे H3PO3। देखिए 5 ऑक्सीजन है और एक इधर से आ गया 6, तो 3 को डिवाइड कर दो, ठीक है, मतलब 6 को 2 से डिवाइड कर दो क्योंकि 2 हाइड्रोजन है 2 फास्फोरस हैं, तो फिर उनसे यही वाला एसिड पॉसिबल है, ठीक है। तो ये फास्फोरस एसिड बन गया। तो मतलब इस तरीके से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। सॉरी एक चीज़ मैंने गलत कर दी कि यहाँ पे टेम्परेचर 240 नहीं था, टेम्परेचर था -10 सेल्सियस, क्योंकि 240 पे तो इसने धमाका ही कर देना। -10 सेल्सियस वेरी लो टेम्परेचर पे आपके पास ये जो रिएक्शन है ये प्रोसीड करता है, इसको परफॉर्म करवाया जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास जो Cl2O7 है ये आपके पास एक अलग शॉर्ट क्वेश्चन है कि ये आपके पास कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ आपके पास जो क्लोराइड्स हैं, सॉरी क्लोरीन के जो ऑक्साइड्स हैं वो मेरे बेटा हो जाते हैं खत्म। यूजेस इसके भी कोई नहीं दिए गए, तो इसलिए आपको इसको भी नहीं करेंगे, पहले वाले के भी नहीं थे, उसको भी आप नहीं करेंगे। अच्छा जी, अब रह गया आपके पास ब्रोमीन का ऑक्साइड। अच्छा, सबकी प्रिपरेशन जो है ना ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपके पास आ जाती है। अच्छा, ब्रोमीन के जो ऑक्साइड्स होते हैं ना जितने भी, वो डार्क वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं और सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग नेचर के होते हैं। वैसे तो सबके ऑक्साइड्स ही ऑक्सीडाइजिंग नेचर के हैं, लेकिन ब्रोमीन के ऑक्साइड भी ऑक्सीडाइजिंग नेचर के होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम कर सकते हैं। अच्छा, अब इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, इसको प्रिपेयर किया जाता है कि जब हम रिएक्शन करवाते हैं मरकरी के एक ऑक्साइड का ब्रोमीन के साथ, 2 ब्रोमीन के मॉलिक्यूल लेते हैं हम यहाँ पे, मॉलिक्यूलर ब्रोमीन। बेसिकली ये ब्रोमीन वाटर होता है, इसकी हम सस्पेंशन बनाते हैं, उसमें ब्रोमीन ऐड करते हैं। तो उसके रिजल्ट में मेरा बेटा क्या होता है, इसके रिजल्ट में होता है कि आपके पास एक ब्रोमीन का जो मॉलिक्यूल होता है वो ऑक्सीजन के साथ मिलता है और बना देता है क्या, बना देता है Br2O, ये ब्रोमीन का एक ऑक्साइड, ठीक है। और एक जो हमारे पास ये सिल्वर है ये दूसरे 2 ब्रोमीन को आपस में मिलाता है और बना देता है HgBr2, तो ये आपके पास बन गया Br2O, दैट इज ब्रोमीन ऑक्साइड। तो ये इस तरह से आपकी प्रिपरेशन की जाती है इसको, ठीक है। अब ये जो आपके पास रिएक्शन है, ये रिएक्शन होता है आपके पास एट सम टेम्परेचर दैट इज 50 -50 जी, नहीं सिर्फ 50 है, ठीक है। तो ये 50 सेल्सियस पे आपके पास रिएक्शन प्रोसीड होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके पास बन जाएगा। अच्छा, ब्रोमीन के जो ऑक्साइड होते हैं ना वो काफ़ी अनस्टेबल हैं और इसको फिर हम अगर स्टेबल रखना चाहते हैं तो इसको हमें CCl4 में ऐड करके रखना है और उसमें भी एक खास लिमिट तक -20 सेल्सियस तक, मतलब ये आपके पास स्टेबल है। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कर देंगे तो फिर ये या स्टेबल नहीं रहेगा, मतलब फर्दर रिएक्शन कर जाएगा। यूजेस की बात करें तो यूजेस का एक ही है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर है इसकी, तो इसको हम एज आ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया ब्रोमीन का ऑक्साइड। आखिरी रह गया दैट इज आयोडीन। आयोडीन के ऑक्साइड्स सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ठीक है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं और इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, और ये पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब ये जॉइंट बना के रहते हैं, इकट्ठे मिल के रहते हैं, ठीक है, ड्यू टू देयर वंडर वाल फोर्सेस।
अब इसको जो आपके पास आयोडीन के ऑक्साइड है ना, इसको बनाया जाता है एक एसिड से, दैट इज कॉल्ड एज आयोडिक एसिड। आयोडिक एसिड का फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, आयोडिक एसिड का फॉर्मूला आपके पास होता है HiO3। तो इसमें आयोडिक एसिड का जब हम रिएक्शन करवाते हैं, उसकी मतलब डिहाइड्रेशन करवाते हैं एट हाई टेम्परेचर, तो उसके रिजल्ट में आपके पास I2O5 बनता है। कैसे? चलिए इसकी प्रिपरेशन का मेथड लिखते हैं। आपके पास आयोडिक एसिड है, तो मैं आयोडिक एसिड को ज़रा कुछ ऐसे लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, HOiO2 ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। एक आयोडिक एसिड HOiO2, दूसरा आयोडिक एसिड, इसी फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख रहा हूँ। जब आयोडिक एसिड को हीट किया जाता है एट वेरी हाई टेम्परेचर, अब आना था 240 जो मैंने पहले लिख दिया गलती से, 240 सेल्सियस पे जब इसको हम हीट करते हैं तो ये क्या करता है, ये अपना जो वाटर है मेरे बेटा उसे लॉस कर देता है, ठीक है ना। मतलब इसमें से ये वाटर जो है ये लॉस हो जाता है। क्या बन जाएगा फिर आपके पास यहाँ पे, फिर बन जाएगा वो होगा H2O पानी, ठीक है। बाकी फिर क्या, I2 4 ऑक्सीजन ये और 5 ये, तो ये बन गया I2O5 आयोडीन का पेंटाऑक्साइड, ठीक है। तो इसको इस तरह से आपके पास आयोडीन के ऑक्साइड को प्रिपेयर किया जा सकता है। अच्छा, ये जो आपके पास आयोडीन के ऑक्साइड है ना, ये आपके पास स्टेबल है काफ़ी, मतलब ये आपके पास तकरीबन 300 सेल्सियस तक स्टेबल है, ठीक है ना। 300 सेल्सियस तक इसे आप हीट कर लेंगे तो इसको कुछ भी नहीं होगा। इससे ज़्यादा हीट करेंगे तो डेफिनेट सी बात है कि ये आपके पास ख़राब हो जाएगा, और अभी मैंने बताया कि ये आपके पास इनसॉल्युबल है, ठीक है। अच्छा देखो, अगर मैंने आयोडिक एसिड को डिहाइड्रेट किया है तो इसने आयोडीन का ऑक्साइड बनाया, ठीक है ना। तो अगर मैं इसका रिएक्शन मेरा बेटा पानी के साथ करवाऊंगा ना, आयोडीन के पेंटाऑक्साइड का, मतलब रिवर्स रिएक्शन, ठीक है ना, तो ये आयोडीन के ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो फिर से ये आयोडिक एसिड ही बना देंगे। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि आयोडिक एसिड से हम उसका ऑक्साइड भी बना सकते हैं, और उसके ऑक्साइड्स को वाटर के साथ ट्रीट करके हम दोबारा ये भी बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि इस ऑक्साइड का एक बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है। यूज क्या है कि इसको हम यूज करते हैं फॉर द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड की अमाउंट फाइंड करने के लिए कि वो कितनी है, क्वांटिटी फाइंड करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि ये ऑक्साइड जो है ये कार्बन के मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करने की एबिलिटी रखता है। अगर I2O5 का एक मॉलिक्यूल है तो वो 5 कार्बन मोनोऑक्साइड को अपने साथ मिला सकता है और उनको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर सकता है। तो मतलब इसकी क्वांटिटी कितनी यूज़ हुई, मतलब उससे हमें अंदाज़ा हो सकता है कि आपके पास उस जगह पे कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है। तो इस वजह से इसको क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए यूज़ किया जाता है। अगर मैं इसका रिएक्शन लिखता हूँ तो वो रिएक्शन कैसा होगा, कुछ ऐसे होगा। देखो कि आपके पास अगर किसी जगह पे कार्बन मोनोऑक्साइड है तो हम क्या करेंगे, I2O5 ले आएंगे और 5 कार्बन मोनोऑक्साइड एक I2O5 के साथ रिएक्शन करती हैं। तो देखो ये 5 कार्बन मोनोऑक्साइड थी, तो यहाँ से 5 ऑक्सीजन इसको मिले तो ये बन जाएंगी 5 कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, आयोडीन का मॉलिक्यूल। तो आयोडीन की कितनी अमाउंट हमने यूज़ की है उससे बेटे हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा। मतलब मैंने फॉर एग्जांपल 1 मोल लिया और मेरे पास हाफ मोल यूज़ हो गया, ठीक है ना। तो इससे मुझे ये आइडिया हो जाएगा कि आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड उस जगह पे कितनी है। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं फॉर द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो ये आपके पास चीज़ें हो गई। अब बेटा ये आपके पास HCl के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, H2S के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, डिफरेंट मतलब चीज़ों के साथ रिएक्शन कर सकते हैं ये ऑक्साइड। तो ये थे आपके पास सारे के सारे ऑक्साइड्स, किसके, हैलोजेंस के। कोशिश की है मैंने इसको बड़ा प्रिसाइसली लिखूं और ये सारे MCQ ईच एंड एवरीथिंग इसमें आपकी क्लियर हो जाती है, ठीक है। आएगा क्या इसमें से, आएगा क्या प्रिपरेशन के मेथड, और जो इम्पोर्टेंट आपके पास हैं वो हैं क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन के ऑक्साइड्स। ये कम ही पूछा जाता है, ज़्यादातर आपसे बस ये मेथड 2 पूछ लिए जाते हैं, ये कैसे बनते हैं, या फिर ये पूछ लिया जाता है, या फिर ये, या फिर ये। और ये एक अलग शॉर्ट क्वेश्चन है कि आयोडीन के ऑक्साइड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड के यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये लेक्चर भी खत्म होता है। तो इसमें हमने पढ़े ऑक्साइड, अब हम आगे पढ़ेंगे ऑक्सी एसिड्स और उससे आगे। तो तब तक के लिए बेटे थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम।